हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों को बस एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप एंड तक देखो और 25 में से सिर्फ और सिर्फ आप 19 सही करके दिखाओ। देखते हैं कितना आप अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रखें। और इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आखिरी तक वीडियो को देखिए और ख़ुद से आप गेस कर लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन हमने इस वीडियो में रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताओ कि सही आंसर क्या बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी में युद्ध में, यानी उत्तराधिकारी का जब युद्ध चल रहा था उसमें अंतिम रूप से निम्नलिखित में से कौन सफल हुआ। औरंगज़ेब की जब मृत्यु होती है तो उसके बेटों में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ता है और इस युद्ध में अंतिम रूप से जो सफल होते हैं वो मुअज्जम होते हैं। ठीक है, मुअज्जम ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे। राइट। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो किस इतिहासकार के अनुसार बहादुर शाह राजकीय कार्यों में इतना लापरवाह था कि उसे लोग साहे बेखबर कहने लगे थे। तो साहे बेखबर के नाम से किसे जानते थे? बहादुर शाह को जाना जाता था। ठीक है, और किस इतिहासकार के ने ये कहा था? तो रूफी खां ने कहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, रूफी खां। ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस उत्तरकालीन मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्रदान किया था। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पे सही आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और इसके बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में लिखा है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये जो घटना है वो 1717 की घटना है और इसमें एक दूत मंडल जो कि कलकत्ता से लाया गया था जॉर्ज सरमन के द्वारा। और इसमें क्या है कि जिसकी सहायता एडवर्ड स्टीफेंसन कर रहे थे और इस दूत मंडल में विलियम हैमिल्टन नामक एक सर्जन भी शामिल थे। विलियम हैमिल्टन ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर कि एक खतरनाक बीमारी से छुटकारा दिलाने में सफलता प्राप्त कर ली, जिससे बादशाह ने अंग्रेजों से खुश होकर के 1717 में एक शाही फरमान जारी करता है। और यही प्रश्न कई बार भी पूछा गया कि शाही फरमान कब जारी किया गया था फर्रुखसियर के द्वारा। तो 1717 ईस्वी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल से व्यापार करने का एक विशेषाधिकार मिला। और आर्म ने इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था। तो ये जो भी लाइन यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित पर विचार करिए। तो यहाँ पे देखिए मिलान किया गया, आपको बताना कि कौन सा मिलान सही है। तो एक एक करके देखते हैं। बहादुर शाह ऊपर में हमने देखा था, बहादुर शाह को साहे बेखबर के नाम से जाना जाता है, तो ये गलत है। और साहे बेखबर तो फर्रुखसियर के साथ मिलाया गया, ये भी गलत हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं, जहांदार शाह। तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं, ये भी गलत है। रंगीला बादशाह जबकि मोहम्मद शाह को जाना जाता है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं जो सही है, यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अब चलिए यहाँ पे मैंने मिलान कर रखा है तो समझ लेते हैं। बहादुर शाह साहे बेखबर के नाम से जाने जाते थे, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहते थे, घृणित कायर के नाम से फर्रुखसियर जानते थे, और मोहम्मद शाह जो है रंगीला बादशाह के नाम से फेमस थे। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आखिरी तक देखिए और आप खुद से गेस करिए कि क्वेश्चन कैसा है। निम्नलिखित में से बहादुर शाह के संदर्भ में किसका कथन है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ये जो बात थी वो किसके बारे में कही गई थी, यानी किसने ये कहा था बहादुर शाह के संदर्भ में? तो सर सिडनी ओवेन ने कहा था। सर सिडनी ओवेन ने बहादुर शाह के बारे में ऐसा शब्द कहा था। किस मुगल शासक ने राज्य वसूली का कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था प्रारंभ की थी? किस मुगल शासक ने राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो यहाँ पे करेक्ट होगा जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, जिसे हम लोग जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया था? यानी किस मुगल बादशाह ने आमेर के राजा जो थे जय सिंह, इनको मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह ऑप्शन बी। किस मुगल शासक ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया था? यही प्रश्न ऊपर में पूछा गया था आपसे। अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किसने किया? तो मोहम्मद शाह यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह।
यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से सितंबर 1719 में मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर बैठा और मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। 1720। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि की थी? तो बक्सर का युद्ध हम जानते हैं 22 से 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 से 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शाह आलम द्वितीय जो थे इन्होंने इलाहाबाद की संधि की थी और ये जो संधि होता है वो 1765 अगस्त 1765 में होता है। अगस्त 1765, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा जो कथन है वो सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और हमें यहाँ पे मिलान क्या करना है, तो भू राजस्व व्यवस्था और संबंधित क्षेत्र के साथ। जैसे स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये कहाँ पर था? बनारस और गाजीपुर में भी था, तो ये भी सही है। मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में, थोड़ा सा बस ध्यान दो। तो बनारस और गाजीपुर में स्थायी बंदोबस्त था जो कि लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 में स्टार्ट किया था, ये हम जानते हैं। रैयतवाड़ी जो प्रथा थी वो मद्रास और बम्बई में था, ये भी सही है। महालवाड़ी प्रथा आगरा व अवध में था, ये भी सही है। तो यहाँ पे बताना क्या था कि सुमेलित नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सुमेलित ना हो, सभी के सभी सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित नहीं है, सभी के सभी सुमेलित हैं। अब ध्यान से समझिए, स्थायी बंदोबस्त जो है वो बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, बनारस, गाजीपुर व उत्तरी कर्नाटक यानी पूरे ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्रों में ये आपका स्थायी बंदोबस्त शामिल था। ठीक है, जिसमें ज़्यादातर जो प्रश्न आता है वो बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी जो प्रथा थी मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम व कुर्ग यानी पूरे ब्रिटिश भारत का 51% हिस्सा जो था वो रैयतवाड़ी व्यवस्था में था। महालवाड़ी प्रथा की बात करें तो आगरा, अवध, मध्य प्रदेश, पंजाब, दक्षिण भारत का कुछ जिला, पूरे ब्रिटिश भारत का 30%। तो अगर आगे से कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछें कि ब्रिटिश भारत में कौन सी प्रथा, कौन सी व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में प्रचलित थी, वो आपका रैयतवाड़ी प्रथा जो 51% क्षेत्रों में प्रचलित है। राइट, तो इसी बात पर वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इस तरह का कंटेंट आप मिस ना कर सको। अमीनी समिति का संबंध किससे है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अमीनी जो समिति था इसका गठन 1778 ईस्वी में किया गया था। भू राजस्व था, ठीक है, भू राजस्व और कह सकते हैं अकाल से संबंधित। तो भू राजस्व व अकाल से संबंधित, तो ए सही आंसर बनेगा। 1778 में गठन किया गया था। दुबला हाली कृषि प्रथा भारत में कहाँ प्रचलित थी? दुबला हाली कृषि की एक प्रथा है और ये प्रचलित कहाँ पर था? तो प्रचलित आपका सूरत में। ठीक है, सूरत में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि निम्न कथन में से कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो को जमींदारी प्रथा का प्रतिपादक माना जाता है। देखिए, जमींदारी प्रथा वास्तव में अगर हम देखा जाए तो ये स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारी प्रथा स्टार्ट की गई थी। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि जमींदारी प्रथा जो है वो आपका स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत था। तो स्थायी बंदोबस्त तो हम जानते हैं स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? ये लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस ने इसको स्टार्ट किया था, जबकि कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े थे। तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत है और सही आंसर हमारा ऑप्शन ए बनेगा। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जमींदारी प्रथा यानी कि स्थायी बंदोबस्त पूरे भारत का 19% हिस्सा में विस्तृत था। जेम्स ग्रांट ने जमींदारी प्रथा का विरोध किया था, ये सही है। जमींदारी प्रथा 1793 में लागू किया गया था। तो 1793 में तो स्थायी बंदोबस्त ही लागू था, तो वही बात यहाँ पे हो गई कि जमींदारी प्रथा मतलब कि स्थायी बंदोबस्त से संबंध रखता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे गलत क्या था? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि पंचसाला बंदोबस्त का संबंध है। पंचसाला बंदोबस्त का संबंध किससे है? तो लगान वसूली से। लगान वसूली से, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि वारेन हेस्टिंग्स के समय लगान की पंचसाला बंदोबस्त का आरंभ हुआ था। किसके समय में? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में, जिसमें उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया जाता था। तो पंचसाला बंदोबस्त ध्यान रखेंगे लगान से संबंधित था। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जमींदारी प्रथा के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। जमींदारी प्रथा मतलब कि स्थायी बंदोबस्त 1793
और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया, ये सही है। भारत में प्रचलित जमींदारी प्रथा पुर्तगाल से प्रेरित था, पुर्तगाल से नहीं, ये इंग्लैंड से प्रेरित था। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लैंड से प्रेरित था। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत होगा और हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे क्योंकि असत्य ही बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि यह भयानक भूल और अन्याय पर आधारित योजना थी जिसमें केवल जमींदारों के साथ समझौता हुआ जबकि कृषकों के अधिकारों की पूर्ण रूप से अपेक्षा की गई। यह कथन किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? ये कथन जो है सिर्फ और सिर्फ जमींदारों के साथ समझौता की गई, यानी कि एक तरह से जमींदारी प्रथा थी और ये स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत था। तो एक करेक्ट आंसर बन जाएगा। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहला दुर्ग जो है वो कहाँ स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने पहला अपना दुर्ग जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोच्चि में पुर्तगालियों ने पहला अपना व्यापारिक दुर्ग कोच्चि में स्थापित किया था। यहाँ पे पढ़ेंगे कि पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव और हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारी कोठियाँ स्थापित की थी। पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 में कोच्चिन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है, तीनों को पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा कथन सत्य है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कह रहा है कि 1498 में प्रथम पुर्तगीज तथा यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा भारत आया था। 1498 में आया था, ये सही है। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा, ये भी सही है। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था, ये भी सही है। तो यहाँ पे कहेंगे तीनों के तीनों कथन सही, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और उम्मीद है कि आप अभी तक वीडियो के साथ बने होंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है कि सूर्यास्त कानून का संबंध किस भू राजस्व व्यवस्था से है? सूर्यास्त कानून का संबंध किस भू राजस्व व्यवस्था से है? तो जमींदारी व्यवस्था से, यानी स्थायी बंदोबस्त से है। ऑप्शन ए जमींदारी व्यवस्था। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत सूर्यास्त कानून का प्रचलन था। इस कानून के तहत यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारों की जमींदारी नीलाम हो जाएगी, इसलिए इसे कहा जाता था। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? द्वैत शासन नीति को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। ऑप्शन सी होगा, वारेन हेस्टिंग्स। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक हम जानते हैं दीनबंधु मित्र। ठीक है, दीनबंधु मित्र ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज़ों के विरुद्ध करने वाला जनजाति का नाम क्या है? तो मानव बलि प्रथा का विरोध करने के कारण अंग्रेज़ों के विरुद्ध विरोध करने वाला जनजाति जो वो खोंड जनजाति था, बी करेक्ट है। और ये कई बार प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? आंदोलन और सत्याग्रह से जुड़ा हुआ आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित है। चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित थे? महात्मा गांधी, सही है। अहमदाबाद जो मिस्र मिल श्रमिक था, इससे मुरारजी रचित था, ये गलत है। अहमदाबाद मिल से भी गांधी जी ही संबंधित थे। खेड़ा सत्याग्रह के साथ बात करें तो वल्लभ भाई पटेल, ये सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 फिलहाल सही है, तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि विद्रोह और क्षेत्र के साथ मिलान किया गया। कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था उसके संबंध में? तो मोपला विद्रोह हम जानते हैं कि ये आपका केरल के मालाबार तट पे हुआ, तो फर्स्ट के साथ मिल रहा। और इसके बाद हम आगे बात करें, जैसे कि अगर हम पवना विद्रोह की बात करें तो पवना विद्रोह बंगाल में हुआ था। तो सेकंड का 3 कहाँ पे? यहाँ पर मिल रहा है। एका आंदोलन जो कि अवध में था, एका आंदोलन अवध। और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में, उस वक्त तो बिहार में ही था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न जो कि चलते चलते आपको कमेंट करके जाना है कि मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था। अभी मैंने इसका आंसर बता ही दिया खुद से, तो आप लोग कमेंट कर देना अगर आपने ध्यान से सुना है और आपको याद है तो। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि 25 में से आप 19 सही करके दिखाओ। अगर आपने 19 सही किया है तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपरेशन कर रखी है। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं 19। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाएं। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।